सो हेलो डियर स्टूडेंट, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। हम लोग पढ़ रहे थे प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्कीन्स एंड हेलो एरीन्स। अब उसका नेक्स्ट टॉपिक है कि हम लोग कैसे हेलो एल्कीन्स या हेलो एरीन्स को, स्पेशली हेलो एल्कीन्स को हम लोग एल्कीन से कैसे बना सकते हैं। अब एल्कीन आप सब जानते हैं कि ये वो हाइड्रोकार्बन होता है जिनमें कार्बन डबल बॉन्ड से एक दूसरे से अटैच होते हैं। इसके बारे में मैंने आपको एक पढ़ाया था, मार्कोनिकॉव रूल, आपको याद होगा 11th में। वो यहाँ पर अप्लाई होगा। कैसे अप्लाई होगा ये देखिए बेटा ध्यान से। ऐसा होता है कि जो कार्बन होते हैं इसमें वो डबल बॉन्ड से आपस में अटैच होते हैं, लाइक दिस, ओके। और इसमें बाकी हाइड्रोजन लगे होते हैं जिसके बारे में आप लोग जानते हैं कि इसमें जो बाकी रेस्ट होते हैं वो इनमें लगे होते हैं। सॉरी, ये यहाँ पर, ठीक। अब इसमें अगर हम लोग कोई HX जैसा हेलो एल्केन हमें चाहिए वैसा यहाँ पर हम लोग, अगर HCl चाहिए तो HCl लगा, अगर हमें क्लोरो चाहिए तो हम यहाँ से HCl लगा देंगे, अगर हमें ब्रोमो एल्केन चाहिए तो हम Br लगा देंगे, ठीक। अब यहाँ पर हमने ले लिया, यहाँ पर HCl ले लिया। अब आपको याद होगा मार्कोनिकॉव रूल। अब यहाँ पे क्या मार्कोनिकॉव रूल फॉलो होगा? अगर ये सिमेट्रिकल है, मतलब जितने कार्बन डबल बॉन्ड के इधर हैं उतने ही कार्बन इधर हैं, तो वो सिमेट्रिकल कहलाएगा। मैं इसके एग्जांपल समझाता हूँ आपको। सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल टर्मिनल क्या होते हैं। अगर इस टाइप का कोई डबल बॉन्ड है प्रोपीन, तो ये आपका अनसिमेट्रिकल है और इसमें मार्कोनिकॉव रूल लगेगा। लेकिन अगर कोई मॉलिक्यूल ऐसे दिया हुआ है, तो ये आपका हो जाएगा सिमेट्रिकल, इसमें मार्कोनिकॉव रूल नहीं लगेगा। मार्कोनिकॉव आप पढ़ भी चुके हैं, थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ आपको। मार्कोनिकॉव रूल वो होता है जिसके अकॉर्डिंग ये कहा जाता है कि अगर कोई अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, पहले हम बात करते हैं सिमेट्रिकल एल्कीन की। इसमें बेटा दो, अगर इसमें HCl मिला रहे हैं तो दो चांसेस हैं इसमें आने के। पहला चांस तो ये है कि ये H इसके पास आ जाए, क्या बन जाए CH3 CH2, और ये Cl इसके पास आ जाए Cl। और सेकेंड तरीका ये है बेटा कि, और दूसरा तरीका ये है बेटा कि जो ये Cl है ये इसके पास आ जाए और ये बन जाएगा आपका Cl CH2 CH3। तो देखिए एक ही प्रोडक्ट मिल रहा है। तो मार्कोनिकॉव रूल तभी इस्तेमाल होता है बेटा जब हम लोग यहाँ पर सिमेट्रिकल ना होकर अनसिमेट्रिकल अल्कीन की बात करें। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ये है आपका प्रोपीन या प्रोप-2इन। इसमें अगर HCl मिलाएंगे या HBr मिलाएंगे तो आप याद रखिएगा कि इसमें जो हेलो एल्केन मिलेगा, हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन फ्रॉम द अल्कीन। इसमें जो हेलो एल्केन मिलेगा उसमें क्या होता है, जो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो उस कार्बन के पास जाता है जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होते हैं। ये मैं आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ा चुका हूँ बेटा, ध्यान रखना। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, CH3 CH CH3, ये H इसके पास जाएगा और Cl 2 क्लोरो प्रोपेन हम लोगों को मिल जाएगा। तो अगर सिमेट्रिकल है, या हम कहते हैं कि जो है सिमेट्रिकल टर्मिनल है, डबल बॉन्ड के दोनों तरफ इक्वल नंबर ऑफ कार्बन है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं बेटा। आपको जहाँ मन हो H भेजिए, जहाँ मन हो Cl भेजिए, एक ही प्रोडक्ट फॉर्म होगा। बट अगर अनसिमेट्रिकल है तो जो अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन कम होंगे, ठीक है। तो इसके रिवर्स में एक मेथड और भी था, पेरोक्साइड इफेक्ट। प्लीज़ उसको अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा। चलिए, तो आपने जो मैंने आपको पढ़ाया लास्ट टाइम वो था कि अल्कोहल से हम लोग हेलो एल्केन्स कैसे फॉर्म करेंगे। दूसरा आपका ये मेथड है कि हम लोग कैसे अल्कीन से हेलो एल्केन फॉर्म करेंगे। चलिए, अब यहाँ पे देखिए आपको दिया हुआ है HI का डायरेक्टली, ठीक है। इसको बेटा आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और से इम्पोर्टेंट मार्कोनिकॉव रूल वाले ही होते हैं बेटा। अब हम लोग पढ़ते हैं सेकेंड एडिशन ऑफ हेलोजन। अगर हम लोग ये स्पेशली लेबोरेटरी के लिए होता है कि अगर हम लोग इसमें Br2 लगा के हीट कर दें अल्कीन में, तो हम लोगों को
आपको डाई ब्रोमाइड एल्केन मिल जाएंगे बेटा। ओके, चलिए ये रिएक्शंस ऐसी खूब आती हैं। अब देखिए यहाँ पे आ गया पेरोक्साइड, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर ये पेरोक्साइड आ गया, तो ये अब जो आपका मार्कोनिकॉव रूल था उसके अगेंस्ट लगेगा। अब Br उसके पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन ज़्यादा है, ठीक है, मतलब CH2Br हो जाएगा, और ये H इस कार्बन के पास जाएगा। देखिए इसका आंसर, ये देखिए। ओके, ये देखिए यहाँ पे ध्यान से, ये Br इसके पास आया, देख सकते हैं आप यहाँ पे, और ये H इसके पास गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पेरोक्साइड लगा हुआ था। और जो सेकेंड वाला है वो तो मार्कोनिकॉव रूल के अकॉर्डिंग ही होगा। तो बेटा इसको प्लीज़ आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, और कोशिश करिएगा बेटा आप लोग कि मार्कोनिकॉव वाले और पेरोक्साइड वाले इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक आपका हेलोजन एक्सचेंज। हेलोजन एक्सचेंज में क्या होता है बेटा कि इसमें इसको हम लोग नेम रिएक्शन है, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, फिंकलस्टीन। याद रखना, कोई भी रिएक्शन अगर नेम रिएक्शन है तो वो इम्पॉर्टेंट अपने आप ही बेटा हो जाएगी। इसका बेटा बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक। चलिए इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग लेते हैं एल्किल हैलाइड। अब ये RX आप पे डिपेंड करता है क्या लेते हैं, और साथ में हम लोग क्या लेते हैं, सोडियम आयोडाइड, ठीक है। इसका बहुत ध्यान रखिएगा बेटा आप लोग कि यहाँ पर आयोडाइड लिया गया है क्योंकि हमको आइडो चाहिए, यहाँ पर आइडो एल्केन चाहिए। तो क्या होगा, एक्सचेंज कैसे होगा, देखो बेटा, Na जाएगा X के साथ, I जाएगा R के साथ, ये आपका यहाँ पर कंपाउंड बन जाएंगे बेटा। ओके, जो रिएक्शन होती है वो ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में होती है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है बेटा आपकी वो ये रिएक्शन है, शॉर्ट रिएक्शन, बहुत ही ज़बरदस्त है ये बेटा। सुन लीजिए, ऐसा होता है कि फ्लोरो एल्केन बनाने के तरीके आसान नहीं होते हैं, ठीक। उनमें से एक ये रिएक्शन है जिसको हम लोग शॉर्ट रिएक्शन कहते हैं। इसको अगर आपने तैयार नहीं किया, इसका आप समझ रहे हैं कि आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, तो इसको आप ज़रूर अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। क्या होता है इसमें बता दूँ मैं आपको इसमें एल्किल क्या कहते हैं आपको, ब्रोमाइड या क्लोराइड ले लेते हैं, देखिए आप यहाँ पर ये, और इसकी रिएक्शन कराते हैं हम लोग सिल्वर फ्लोराइड। अब यहाँ पर सिल्वर फ्लोराइड दे रखा है, लेकिन आप यहाँ पर मरकरी, कोबाल्ट, कोई भी वीक मेटल का फ्लोराइड ले लीजिए, ठीक है। क्या होता है शॉर्ट रिएक्शन में, देखिए फ्रैंकलिनस्टीन जो रिएक्शन है वो तो आपकी हैलोजन एक्सचेंज में भी आती है। ओके, कि हमने सोडियम आयोडाइड ले लिया और उसको ड्राई एसीटोन में बेटा हम लोगों ने रिएक्शन करवा दी एल्किल हैलाइड के साथ, तो भी आयन उसमें आपके हेलोजन एक्सचेंज होंगे और हम लोगों को हेलो एल्केन मिल जाएगा। ये शॉर्ट रिएक्शन है, ये स्पेशली फ्लोराइड्स के लिए होती है। क्या करते हैं बेटा हम लोग, इसमें भी हम लोग एल्किल हैलाइड लेते हैं। ओके, कौन से, ब्रोमाइड या फिर क्लोराइड, कोई एक ले लो आप, और उसके बाद उसमें क्या मिला देंगे हम लोग, सिल्वर फ्लोराइड या आपका मर्क्यूरस फ्लोराइड, ठीक है। और आपका जो भी मतलब आपके वीक मेटल्स हैं उनके जो फ्लोराइड्स होते हैं उनकी रिएक्शन हम लोग इससे कराएंगे, तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा, फ्लोरो एल्केन मिल जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा, इसको आप लोग अच्छे से प्लीज़ तैयार कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा हम लोग। अब चलिए बेटा, अब पढ़ते हैं हम लोग पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। अभी तक आपने क्या पढ़ा, प्रिपरेशन के बारे में। अब पढ़ते हैं हम लोग इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में, जो कि आपका है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। याद रखिएगा, जो शुरुआत के आपके मेंबर हैं हेलो एल्केन्स के, वो गैसेस होते हैं, उनको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए कि शुरुआत के जो मेंबर होते हैं वो आपके होते हैं गैसेस, जैसे कि मिथाइल क्लोराइड, ठीक है, और आपका इथाइल क्लोराइड, ठीक है। सिमिलरली आपने सुना होगा CFC के बारे में, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये भी गैसेस होती हैं और इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के लिए और ओजोन लेयर के डिप्लेशन के लिए जिम्मेदार होती हैं, ये भी गैसेस होती हैं। लेकिन एक चीज़ समझिए बेटा आप लोग, फिर इसको पढ़िएगा। अगर हम बात करें RX की, तो RX में क्या होता है, C का बॉन्ड होता है X के साथ। X क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, दैट इज़ हेलोजन एटम। तो इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से इसके ऊपर एक आता है स्लाइटली नेगेटिव चार्ज, इस पर क्या आता है स्लाइटली
पॉजिटिव चार्ज, और ये एक्ट करने लगता है एज अ पोलर कंपाउंड। ओके, ये एक्ट करने लगता है एज अ पोलर कंपाउंड, जिसकी वजह से बेटा क्या होता है, इनके बीच में थोड़ा थोड़ा सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगने लगता है, जिससे क्या होता है बेटा कि इनका जो स्टेट होती है वो चेंज हो जाती है। तो क्या होता है बेटा कि जो शुरुआत के जो आपके एलिमेंट्स होते हैं वो तो गैसेस होते हैं, लेकिन जितना आप नीचे बढ़ते जाएंगे, जितना इनका मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जाएगा। मॉलिक्यूलर मास कैसे बढ़ता है, बहुत सिंपल सा है बेटा, देखिए एक आपका CH3CI है और एक आपका CH3CH2CH2CH2I है, ठीक है। तो अब एक कार्बन था, अब यहाँ पे 4 कार्बन हो गए। ओके, तो क्या होता है बेटा कि अगर चेन बढ़ रही है तो उसका मॉलिक्यूलर मास भी बढ़ेगा, और जब मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो बेटा क्या होगा, इनके बीच का जो वो है आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो बढ़ता जाएगा बेटा। अब देखिए जिसकी वजह से क्या होगा बेटा, देखिए इनका साइज़ बढ़ रहा है, देखिए ध्यान से, पहले CH3X है, फिर CH3CH2X है, देखिए ध्यान से बेटा आप लोग, ये CH3X है, फिर CH3CH2X है, फिर CH3CH2CH2X है। तो देखिए हर बार कार्बन बढ़ रहा है, कार्बन बढ़ेगा तो बेटा मॉलिक्यूलर मास भी बढ़ेगा, जब मॉलिक्यूलर मास भी बढ़ेगा तो इनका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। लेकिन देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, तीनों के डिफरेंस में दिया है। जो रेड कलर का है वो क्या है, फ्लोरीन है, मतलब पहला जो है वो CH3F है। जो दूसरा वाला है बेटा ये है, सॉरी क्लोराइड है, मैं गलत लिख दिया। जो दूसरा वाला है बेटा वो है CH3CH2Cl। तीसरा वाला है CH3CH2CH2Cl। तो जितना बेटा हम लोग कार्बन बढ़ा रहे हैं, चेन बढ़ा रहे हैं, मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है, उतना ही इनका भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है। और हम सब जानते हैं जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो उसको बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल होगा और इनका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो एग्ज़ाम में का जो मिलेगा क्वेश्चन वो ऐसे मिलेगा कि अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो ऐसे दे रखा होगा आपको CH3F, CH3CH2F, CH3CH2CH2F। तो आपको ये देखना है कि सबसे लंबी कार्बन चेन कौन सी है। जिसकी जितनी लंबी कार्बन चेन होगी बेटा उतना ही उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा और उतना ही अधिक उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो प्लीज़ बेटा आप इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए, पॉइंट लिख लीजिए कि जो एल्किल हैलाइड्स होते हैं ये डायपोल होने की वजह से इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगने लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है बेटा कि इनका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, और जितनी बड़ी चेन होगी उसका मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास उतना ही ज़्यादा होगा, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही ज़्यादा होगा और उनका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही अधिक होगा। एक चीज़ आपने नोटिस की होगी, देखो बेटा यहाँ पर कि ये जो आपका दिख रहा है, ये जो आपको दिख रहा है ये CH3F है, जो ब्लू दिख रहा है ये CH3Cl है, जो लास्ट में दिख रहा है वो CH3I है। तो तीनों में कार्बन चेन तो सेम है, CH3 CH3 CH3। सिमिलरली इसमें ये CH3 CH2F है, मैं फिर गलत बोल रहा हूँ, सॉरी बेटा, ये Cl है, मैं फिर से कर देता हूँ। जो पहला वाला है ये आपका CH3Cl है, दूसरा वाला CH3Br है और तीसरा वाला CH3I है बेटा। सिमिलरली ये जो आपको दिख रहा है रेड कलर में ये आपका CH3CH2Cl है, जो ब्लू कलर का है वो CH3CH2Br है, जो येलो में है वो CH3CH2I है। तो अगर इन तीनों को कंपेयर करें हम तो तीनों में कार्बन चेन एक ही है, एक ही कार्बन है, लेकिन जब हम लोग डाउन द ग्रुप जाते हैं तो मास बढ़ता है ना, मास बढ़ता है। अब Cl, Br और I में I का एटॉमिक मास ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से इसका मास बढ़ जाएगा, किसका, I का, ठीक है। और अगर हम Cl, Br, I में कंपेयर करेंगे तो I का एटॉमिक मास सबसे अधिक होता है, तो उसका मॉलिक्यूलर मास भी सबसे ज़्यादा होगा बेटा।
CH3I का, इसमें CH3CH2I का होगा, इसमें CH3CH2CH2I का होगा, दैट इज आइडोप्रोपेन। ठीक है। और मैंने क्या बताया था अभी कि मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो फिर आपको ये देखना है कि जिसका अधिक मॉलिक्यूलर मास होगा उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही अधिक होगा और उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही अधिक होगा। तो अगर ये क्वेश्चन आता है कि अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, और आपको दे रखा है CH3F, CH3Br और CH3I, तो आपको ये देखना है कि क्या कार्बन चेन अलग अलग हैं। अगर कार्बन चेन अलग अलग हैं, डिफरेंट कार्बन चेन्स हैं, तो किस में नंबर ऑफ़ कार्बन ज़्यादा है। लेकिन अगर कार्बन चेन डिफरेंट नहीं है, एक ही कार्बन चेन है, तो जो साथ में हेलोजन लगा हुआ है वो कौन सा लगा हुआ है। ठीक है, चलिए। तो जिसका जितना बड़ा साइज़ होगा बेटा जिस हेलोजन का, उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा होगा। चलिए आगे बढ़ते बेटा हम लोग अब ये बहुत इंपॉर्टेंट आइसोमेरिक। देखिए ध्यान से, आइसोमेरिक क्या होते हैं। आइसोमर्स में समझाया थे आपको, फिर भी समझ लीजिए। ये देखिए, ये आपको दे रखा है ब्रोमोब्यूटेन। ठीक है, क्या दिया है, ब्रोमोब्यूटेन कह सकते हैं इसको हम लोग। ठीक है, और कहीं कहीं पे आपको ये ब्यूटिल ब्रोमाइड मिलेगा। अगर इसका हम फार्मूला निकालें तो फार्मूला इसका आएगा C4H9Br। ठीक है, अब अगर ये नंबर सेकंड का आप देखिए, ये वाला मॉलिक्यूल, तो इसका नाम होगा 2-ब्रोमोप्रोपेन। क्या होगा, 2-ब्रोमोप्रोपेन। अगर देखिए इसका फार्मूला, तो ये होगा C4H9Br। जो लास्ट में दिख रहा है आपको 2 ब्रोमो एंड 2 मिथाइल प्रोपेन, इसका भी फार्मूला होगा C4H9Br। तो इन तीनों में देखिए फार्मूला एक ही है, लेकिन तीनों के स्ट्रक्चर क्या है बेटा, अलग अलग होते हैं। इसको हम लोग कौन सा आइसोमर्स बोलते हैं। मैंने आपको चैन आइसोमर्स पढ़ाया था, मैंने आपको फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म पढ़ाया था, मैंने आपको टॉटोमर्स पढ़ाए थे, तो मैंने आपको कई सारे पढ़ाए थे। आपको बताना है ये कौन सा आइसोमेरिज्म है, और बहुत ईजी है। लेकिन अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए बेटा कि जिसमें फार्मूला एक ही है लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग है, या कहते आइसोमर्स के बारे में आपसे पूछ लिया जाए बॉइलिंग पॉइंट, तो आपको देखना है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का मतलब ये आप देख रहे हैं, ये आपका N मतलब नॉर्मल है ये। ठीक है, ये नॉर्मल है। और सबसे खास चीज़ क्या है कि यहाँ पर इसकी एक ब्रांच आ गई है, और यहाँ पर देखिए यहाँ से 2 ब्रांच आ गई है। तो क्या हो रहा है, सरफेस एरिया लगातार कम हो रहा है। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिनमें आइसोमर होते हैं, तो आपको सरफेस एरिया देखना है। ठीक है, जितना कम सरफेस एरिया होगा बेटा, उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही कम होगा। ये देखिए बेटा आप लोग यहाँ पर, ये सरफेस एरिया इसका सबसे ज़्यादा, तीनों में इसका सरफेस एरिया सबसे अधिक होगा, तो इसका देखिए 375 है। इसका कुछ कम है तो 364 है, किसकी ब्रांच एक आ गई। इन तीनों में इसका सरफेस एरिया सबसे कम है, इसका बॉइलिंग पॉइंट देख सकते हैं आप, सबसे कम है 346। ठीक है, तो अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको क्या देखना है, सरफेस एरिया। चलिए इसके नोट्स तैयार कर लीजिएगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक चीज़ देखिए, हालांकि मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ये ऑर्थो है, ये मेटा है, और ये पैरा है। यानी कन्फ्यूज मत होइएगा। अगर ऐसा बना हुआ है बेटा, यहाँ सी लगा हुआ, यहाँ ये भी अब क्या है, मेटा है बेटा। ठीक है, ये मैं पढ़ा चुका हूँ आपको। और अगर ऐसे बना है बेटा, और यहाँ सी लगा हुआ है, तो ये ऑर्थो होगा। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि जो नेक्स्ट कॉन्सिक्यूटिव आते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं ऑर्थो। जो एक छोड़ के अल्टरनेट आते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, जस्ट आगे सी है तो ऑर्थो। ठीक है, एक कार्बन छोड़ के आते हैं उनको कहते हैं हम लोग मेटा, और जस्ट अपोजिट जो होते हैं उनको हम लोग कहते हैं पैरा। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, तो प्लीज़ इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अब इन तीनों में अगर आ जाए तो आपको सिमेट्री देखनी है। क्या देखनी है, सिमेट्री देखनी है। सिमेट्री किसमें है, यहाँ पे सिमेट्री है। ये आप रट डालो, कुछ पॉइंट मैंने बताए थे, जैसे आपको बताया था मैंने गिगनार रिएजेंट का, रट डालो उसको, रट डालो। ठीक है, जैसे मैंने आपको आइसोमर्स के बारे में बताया, जैसे मैंने आपको IUPAC में बताया कुछ पॉइंट। ठीक है,
तो आप लोग क्या करो, इसको भी रट डालो कि जो पैरा होता है, जो पैरा पोजीशन पे होता है वो सिमेट्री फॉर्म करता है लाइक दिस। और जब भी होगा, एक केमिस्ट्री में कहावत है, याद कर लो आप लोग, कि सिमेट्री लीड्स स्टेबिलिटी। इसका मतलब ये होता है बेटा कि जो सिमेट्री होती है वो स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। अगर सिमेट्री होगी तो वहाँ पर स्टेबिलिटी भी होगी। तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो आपका पैरा है उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 448 है। ओके, तो आपको बाकी से मतलब भले ना हो, लेकिन ये जरूर याद कर लो आप लोग कि इन तीनों में सबसे अधिक किसका होगा, पैरा का होगा। और जब भी आंसर लिखने को आए तो आप लिख सकते हैं सिमेट्री लीड्स स्टेबिलिटी। नेक्स्ट इसका जो टॉपिक है वो है सॉल्युबिलिटी। एक केमिस्ट्री में और कहावत है, याद रखना, लाइक डिजॉल्व्स लाइक। तो अगर हम वाटर की बात करें बेटा, H2O की, तो H2O जो होता है वो पोलर कंपाउंड होता है। और जो आपका ये होता है हेलोल्केन्स, इनमें भी हल्का सा डाइपोल करेक्टर होता है। इस करेक्टर की वजह से बेटा ये वाटर में स्लाइटली हल्के से डिज़ोल्व होते हैं, जैसे अल्कोहल है। अब अल्कोहल में भी हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ठीक है, और वाटर में भी क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो लाइक डिजॉल्व्स लाइक, वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं और सॉल्युबिलिटी दिखा देते हैं वहाँ पर। लेकिन यहाँ पर चूँकि इसमें डाइपोल मोमेंट होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता है हेलो एल्केन्स में, तो वाटर में डिज़ोल्व तो होते हैं पर स्लाइटली होते हैं, बहुत अच्छे डिज़ोल्व नहीं होते हैं। लेकिन ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में अच्छे से डिज़ोल्व होते हैं और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ बॉन्ड भी फॉर्म कर लेते हैं, एंड दैट्स वाई दे आर ईजिली डिजॉल्व इन द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। अब आपको कुछ क्या करना है, कुछ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के नाम याद कर लेने हैं, ठीक है। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे, इसमें अल्कोहल को छोड़ दें अगर हम लोग और कार्बोक्सिलिक एसिड को छोड़ दें, तो ये दोनों तो बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करते हैं ना। तो इनमें क्या होता है कि इनको छोड़ दें तो बाकी क्या होते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ही डिजॉल्व होते हैं। तो बेटा आप लोग कुछ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के नाम याद कर लीजिएगा और उनके एग्जाम्पल में जब भी देना हो कि ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में से डिज़ोल्व हो जाते हैं तो उन्हीं के नाम बेटा दीजिएगा। आज आजकल बहुत खराब है बेटा, तभी रुक रुक के पढ़ाना पड़ रहा है। फिलहाल ये याद कर लीजिए। अच्छा, इसमें जो अच्छे से इन्होंने एक्सप्लेन किया है कि वाटर में डिज़ोल्व क्यों होते हैं, कम डिज़ोल्व क्यों होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्यों होते हैं, प्लीज़ पढ़ लीजिएगा। बाकी मैं तो ये बोलूँगा कि आप समझ लीजिए कि हाइड्रोजन बॉन्ड होता अगर हेलो एल्केन्स के बीच में, तो ये वाटर में आसानी से डिज़ोल्व हो जाते हैं। चूँकि इनमें डाइपोल होता है तो स्लाइटली डिज़ोल्व होते हैं। बाकी एनर्जी किस तरह से क्या मैटर करती है वो इसमें दिया हुआ है, इसका आप पढ़ लीजिए वीडियो को रोक कर और इसका नोट्स तैयार कर लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। चलिए देखिए, वही क्वेश्चन आ गया, अरेंज ईच सेट ऑफ कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अब आपको देखना है कि क्या जो कार्बन है वो सेम है, क्या अल्केन में अंतर है। अगर अल्केन में डिफरेंस है तो जिसका मास सबसे अधिक होगा वो होगा, है ना। या फिर अगर अल्केन सेम है तो क्या कार्बन चेन अलग है, अगर कार्बन चेन अलग है तो जिसमें सबसे अधिक कार्बन चेन होंगी वो उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा। या फिर क्या वो आइसोमर्स हैं, और अगर आइसोमर्स हैं बेटा तो क्या उनका सरफेस एरिया कम है या ज़्यादा है। इन चीज़ों पे डिपेंड करता है जो मैंने पीछे समझाया आपको। अच्छा, होता क्या है बेटा कि लोग स्ट्रक्चर देखकर आईयूपीएसी नेम तो समझ जाते हैं कि हाँ ये स्ट्रक्चर बना हुआ है तो उसका आईयूपीएसी नेम ये होगा। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, वो नाम दे देते हैं आईयूपीएसी और आपको स्ट्रक्चर तैयार करना होता है। जैसे कि आप सेकेंड पॉइंट में देखिए 1 क्लोरोप्रोपेन दे रखा है, इसका मतलब आपको प्रोपेन तैयार करना है और लास्ट में एक हाइड्रोजन को हटाकर वहाँ पर आपको लगा देना है क्लोरीन, तो बन जाएगा 1 क्लोरोप्रोपेन। वही अगर 2 क्लोरोप्रोपेन होता तो बेटा क्या करते हम लोग, नंबर 2 पर यहाँ पर सी लगा देते हैं, ठीक। अब एक वर्ड है बेटा यहाँ पे आइसो, तो ध्यान रखना एन, आइसो और नियो, ये मैंने आपको अच्छे से समझाए थे, इसको बेटा आप प्लीज़ अपने आप पढ़ लेना, ठीक है। देखिए मैं बताया था ना आपको कि अगर लॉन्ग कार्बन चेन है तो आपका रहेगा क्या कहते हैं नॉर्मल एन पेंटेन, याद है। अगर एक ब्रांच निकल आई तो आइसो होता है, 2 ब्रांच में नियो होता है। सब समझा चुका हूँ, प्लीज़ एक बार फर्स्ट ईयर की बुक में पहले तो आप आईयूपीएसी पढ़िए जैसे मैंने आपको पढ़ाया है,
उसके बाद बेटा आप लोग इस पे आना। तो पहले आप लोग हेलो, कुछ नहीं तो हेलो एल्केन्स के आप IUPAC जरूर तैयार कर लो, जितनी मैंने करवाई थी, मैंने क्लास में काफ़ी करवाई थी। चलिए अब बात करते हैं हम लोग रिएक्शंस ऑफ हेलो एल्केन्स। बेटा प्रिपरेशन के लिए एक अलग से मतलब एक अलग पेज तैयार कर लेना, और ऐसा करना जब प्रिपरेशन याद करनी हो आपको तो बीच में लिखना आप, बीच में नहीं सॉरी, अल्कोहल, ठीक है, इधर लिख देना आपको अल्किल हैलाइड, फिर नंबर 1 मेथड, नंबर 2 मेथड, इसी में किसी एरो में, एरो तो थोड़ा लंबा बनाइएगा। अब पहले मेथड में कैसे बना अल्कोहल से, दूसरे मेथड में कैसे बना अल्कोहल से, ठीक है, इस तरीके से याद करना। और जो बेटा आपने बताई हैं आपको नेम रिएक्शंस, उनको तो बेटा आपको अच्छे से रट ही डालना, और तो आएंगी आएंगी, ठीक है। अब बेटा पढ़ते हैं हम लोग अगले टॉपिक पे। ये है आपका रिएक्शंस ऑफ हेलो अल्कीन्स। इसमें 3 तरह की कैटेगरी में डिवाइड की गई हैं। ये रिएक्शंस भी मैंने आपको पढ़ाई हुई हैं बेटा, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन एंड रिएक्शन विद मेटल्स। बहुत ईजी हैं, ठीक है, बस आपको अच्छे से पढ़नी है। और इसी में एक बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज़ SN1 एंड SN2। ये बेटा इस पे मुझे एक पूरा आधे घंटे का वीडियो बनाना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको ऐसा करते हैं बेटा, चलो इतना ही समझा देते हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती क्या है। एलिमिनेशन तो बेटा क्या हो जाएगा, इसमें एलिमिनेशन होगा मॉलिक्यूल्स का, सिंपल मॉलिक्यूल लाइक HCl H2O, वो मैं आगे पढ़ाऊँगा। अभी आप समझ लीजिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है बेटा सब्स्टिट्यूट हो जाना, किससे, न्यूक्लियोफिलिक से। अब मैं इस फिगर से समझाना चाहता हूँ आपको, देखिए ध्यान से। ये आपका हेलो एल्कीन का स्ट्रक्चर है, चूँकि पोलर है, इस पर निगेटिव इस पर पॉजिटिव। जब न्यूक्लियोफिलिक आते हैं तो चूँकि न्यूक्लियोफिलिक क्या होते हैं, जो न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। यहाँ पे न्यूक्लियस का मतलब क्या है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक। तो ऑब्वियस सी बात है, जो न्यूक्लियोफिलिक होगा उसके ऊपर क्या चार्ज होगा, निगेटिव चार्ज होगा। तो क्या करेगा वो, C से आके आके लग जाएगा, और C से लगने के बाद उसके साथ बॉन्ड फॉर्म कर लेगा और X को या हेलोजन को सब्स्टिट्यूट कर देगा। एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, तो समझ में आ जाएगा कि क्या है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलो एल्कीन्स। उसमें पहला पार्ट क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखिए ध्यान से, ये आपका CH3Cl है, इस पर आपका नेगेटिव चार्ज है, इस पर आपका पॉजिटिव चार्ज है। और मान लीजिए कि यहाँ पर OH माइनस, दैट इज़ न्यूक्लियोफिलिक एक यहाँ पर है न्यूक्लियोफिलिक, ये आपका हो गया। और ये आपको ऑब्वियस सी बात है C के ऊपर अटैक करेगा। जब C के ऊपर अटैक करेगा तो C के साथ OH बनाएगा, दैट इज़ अल्कोहल। ये जो बचा Cl, ये पार्ट आपका अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, न्यूक्लियोफिलिक जो है एक हेलोजन को सब्स्टिट्यूट कर रहा है। इसी को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। अब इसके बारे में बेटा मैं आपको, जो नेक्स्ट टॉपिक है इसका SN1 SN2, जो आप यहाँ देखिए, ये बेटा मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक पे पढ़ाऊँगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट है बेटा। लेकिन यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं आपको, ये देखिए। जैसे मैंने अभी बताया आपको कि OH माइनस क्या होता है बेटा, न्यूक्लियोफिल होता है, और वो आके अटैक करता है अल्कोहल के ऊपर। तो देखिए एक रिएक्शन में तुमको आपको समझाता हूँ हल्के से। रिएक्शन क्या है कि यहाँ पर RX है, उसकी रिएक्शन हो रही है NaOH के साथ, ठीक। तो क्या होता है बेटा, ये OH जो होता है इस X को सब्स्टिट्यूट करता है, इसकी जगह पे आके बैठ जाता है, ठीक। बचा क्या, ये X, और यहाँ क्या बचा, Na। NaX क्या होता है बेटा, अलग हो जाता है। तो यहाँ पर ये Na प्लस होता है, OH माइनस होता है। तो ये आपका हो गया न्यूक्लियोफाइल। ये न्यूक्लियोफाइल इस X को सब्स्टिट्यूट करता है, यहाँ से अलग कर देता है, यहाँ पर Na के साथ अलग चला जाता है ये। जो OH माइनस न्यूक्लियोफाइल है, ये इस हेलोजन की जगह पर आके बैठ जाता है। इसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब आगे समझिए। देखिए जैसे कि ये हो गया आपका
इथेनॉल, और इसकी इथेनॉल क्लोराइड, और इसकी रिएक्शन करा रहे हैं बेटा हम लोग NaOH के साथ। तो ये OH जो होगा इस सेल को, क्योंकि ये तुम्हारा निगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है, तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका न्यूक्लियोफाइल। ये अटैक करता है और Cl को सब्स्टिट्यूट करता है और उसकी जगह पे आके यहाँ पर OH पे बैठ जाता है, और ये Cl जाता है Na के साथ, NaCl बनाता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पर एक न्यूक्लियोफाइल है OH माइनस, जो कि सब्स्टिट्यूट कर रहा है किसको, Cl को। ये आपका जाएगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और भी एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे कि देखिए यहाँ पर आपका ये RNH2 हो गया। अब RNH2 में क्या होता है, N के ऊपर होता है लोन पेयर। अब देखिए फिर देखिए ध्यान से, R डैश का मतलब क्या होता है कि ये इस R से डिफरेंट है, या सेम भी होगा तब भी कोई दिक्कत नहीं बेटा। अब इसमें क्या होता है, ये NH2 जो होता है इसके ऊपर लोन पेयर होता है, और इस लोन पेयर की होने की वजह से ये काम करता है न्यूक्लियोफाइल का, और ये क्या करता है, ये X को यहाँ से रिमूव कर देता है, हटा देता है, ठीक है। और हम लोगों को ये क्या मिल जाता है, देखिए इसका प्रोडक्ट मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए आपको RNH मिल जाता है बेटा, ठीक है। तो ये आपको दे रखे हैं रिएजेंट जिनसे इनकी रिएक्शन होगी बेटा, ठीक है। और देखिए KCN है तो KCN के लिए न्यूक्लियोफाइल क्या मिला यहाँ पे, CN माइनस, ओके। सिमिलरली AgCN के लिए AgCN, NH3 के लिए NH3, ठीक। ये इनके काम करते हैं न्यूक्लियोफाइल्स के, ये देखिए, ओके। जब मैं नेक्स्ट टॉपिक पे आपको SN1 SN2 समझाऊंगा तो उसके बाद मैं ये सारी रिएक्शंस भी आपको एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा बेटा, ठीक है। चलिए, बट SN1 SN2 डेफिनेटली यू विल गेट अ क्वेश्चन, पक्की बात है। तो आपके लिए आज के लिए इतना काफ़ी है, जो मैंने आपको कुछ प्रिपरेशन पढ़ाई, जो मैंने आपको मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट के बारे में पढ़ाया, जो मैंने आपको इनकी सॉल्युबिलिटी के बारे में पढ़ाया, और जो मैंने आपको यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में पढ़ाया। प्लीज़ इसको आप नोट्स बनाइएगा, पढ़िएगा। अक्सर ये बॉइलिंग पॉइंट पे क्वेश्चन आते हैं, तो इनको आई होप आप लोग पढ़ेंगे, घर पे तैयार करेंगे और नोट्स बनाएंगे, ठीक है। जल्दी मिलते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।